हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम नील्स बोर मॉडल का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने रदरफोर्ड के मॉडल को देखा था। इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित करते हैं, परंतु इन्होंने ये नहीं बता सके कि जब वो इलेक्ट्रॉन वितरित करते हैं तो उनके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है, और वो ऊर्जा अगर वो निरंतर उत्सर्जित करते रहें तो कभी न कभी वो नाभिक में गिर जाएंगे, इसलिए परमाणु स्थायी नहीं है। इसलिए इन्होंने परमाणु स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे रदरफोर्ड। अब बात करते हैं हम नील्स बोर मॉडल की। नील्स बोर मॉडल ने रदरफोर्ड की कमियां, मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत, इनका समावेश कर इस मॉडल को तैयार किया था। उनका मॉडल जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए काफ़ी सिद्ध साबित हुआ, और इनके लिए 1922 ईस्वी में जो रदरफोर्ड नील्स बोर थे, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, बात करते हैं हम नील्स बोर की। इन्होंने सन 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में क्वांटम सिद्धांत का समावेश कर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। बोर ने 2 संशोधन किए। रदरफोर्ड के मॉडल में 2 संशोधन किए। उनके बारे में इन्होंने कहा कि बोर ने ऋणावेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्वांटीकरण किया। कक्षाओं का दोस्तों क्या किया? क्वांटीकरण किया। यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो इन्होंने कहा, यह बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही नाभिक के चारों ओर विचरण नहीं करते हैं। इनकी भी कुछ ऊर्जा वाइज कक्षाएं होती हैं, उनमें ये चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने कहा, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
इन्होंने कहा कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई है वो ही उस कक्षाओं में चक्कर करते हैं, अगर इससे मान कम होता है तो वो कक्षाओं में चक्कर नहीं करते हैं। तो दूसरा देखिए दोस्तों, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। इन्होंने दोस्तों कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विचरण करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, परंतु रदरफोर्ड ये नहीं समझा सके थे, इसी के कारण उनकी कमियां निकली थी। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। अब इन्होंने कुछ एक बात और की इम्पोर्टेंट, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है। इनके कहने का मतलब है कि अगर किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी ऊर्जा अगर वृद्धि करके दूसरी कक्षा में जा सकते हैं, परंतु अगर उन्हें ऊर्जा नहीं मिले या उनसे ऊर्जा नहीं ली जाए तो वह एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो स्थायी कक्षा कहलाती है उनकी। यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था होती है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन भीतर की कक्षा में आता है, तब दोस्तों विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन भीतर की कक्षा में आता है तो उसे उत्सर्जन करना पड़ेगा, और अगर उसे ऊर्जा दी जाती है तो वो उच्च कक्षा में आ जाते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड की इस प्रकार कमियों को सुधारा गया नील्स बोर के द्वारा। अब हम दोस्तों बात करते हैं बोर की परिकल्पनाएं। नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो दोस्तों परिकल्पनाओं में देखते हैं, बोर ने माना कि परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर
विभिन्न स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में बिना विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए घूमते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देते हैं चारों ओर विभिन्न स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में बिना विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए कक्षाओं में बिना विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए घूमते रहते हैं। इन्होंने कहा, बोर ने माना कि जब परमाणु जो होता है दोस्तों वो नाभिक द्वारा घिरा रहता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में नाभिक जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है, हमने देखा। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ये किसी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, परंतु जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं किसी परिस्थितियों में तो यह भीतर की कक्षाओं में चला जाता है और विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा विद्युत आकर्षण बल के। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के वर्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए वर्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखा हमने कि बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक जो होते हैं परमाणु में वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरे रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जित किए घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के वर्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो उनके लिए घूमने के लिए जो बल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है उससे प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। नाभिक पर आवेश को मैंने ZE मान लिया, टोटल आवेश, तथा कक्ष की त्रिज्या R है। तब नाभिक व गतिशील इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, तब नाभिक व गतिशील इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर तो दोस्तों देखते हैं, मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल तो F बराबर, हम जानते हैं कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार F बराबर K, यहाँ पे
टोटल आवेश जेड ई है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला स्थिर विद्युत आकर्षण बल हो गया। अब हम बात करते हैं यदि अभिकेंद्रीय बल बोर साहब ने कहा था, नील्स बोर जी ने, इन्होंने कहा था कि जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है इनको घूमने के लिए, वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो बल लग रहा है उससे ये प्राप्त होता है। तो ये कहते हैं ये दोनों मान बराबर होते हैं। तो हम देख लेते हैं, अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो पता है F बराबर mv² अपॉन r, ये होता है अभिकेंद्रीय बल। समीकरण 1 और 2। तो नील्स बोर ने कहा था कि ये दोनों बल बराबर होते हैं, तो बराबर कर देते हैं। mv² अपॉन r² बराबर k ZE अपॉन r²। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ r है, तो यहाँ से r से r तो हो जाएगा कैंसिल आउट, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो mv² बराबर k ZE अपॉन r। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार हम ये इसको लॉक कर देते हैं, इस फॉर्मूले को। mv² बराबर k ZE स्मॉल e अपॉन r, ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल का मान बराबर है। अब इनकी दूसरी जो परिकल्पना है वो क्या कहती है? पहली परिकल्पना में इन्होंने कहा कि जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, या अभिकेंद्रीय बल जो प्राप्त होता है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है। इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इस प्रकार बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों? कोणीय संवेग जो होता है L/n इलेक्ट्रॉनों के लिए h/2π के पूर्ण गुणज होता है, जहाँ L कोणीय संवेग जो होता है वो रेखीय संवेग इंटू त्रिज्या के बराबर होता है nh/2π। ये हमारा कोणीय संवेग का मान हो गया। तो इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। ये बोर की परिकल्पनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 परिकल्पनाएं हमने पढ़ा दी है, एक अभिकेंद्रीय बल और स्थिर विद्युत आकर्षण को बल को बराबर किया है, और दूसरा जो होता है कोणीय संवेग का मान होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तभी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षाओं में गति कर सकता है। तो यहाँ तक आपने क्लियर पढ़ लिया है।
जो यहाँ पे n जो है, यहाँ पे n कक्षाओं की संख्या है दोस्तों। कक्षा की क्रम संख्या, यानी कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इस प्रकार क्लियर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट परिकल्पना है, उसके बारे में देखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। तीसरा है, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, परमाणु स्थायी रहता है, परंतु जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। ये इनकी तीसरी परिकल्पना थी। इन्होंने कहा कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व बना रहता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण करता है दोस्तों। तथा जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों, नील्स बोर की आपको तीसरी परिकल्पना याद होगी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि इन्होंने नील्स बोर ने तो दोस्तों, स्टार्टिंग में नील्स बोर ने कहा, इन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को सुधारा। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु की जब कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, इसीलिए परमाणु स्थायी रहता है। परंतु जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर हो जाते हैं, उससे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। फिर इन्होंने परिकल्पना दी कि जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल का तात्पर्य है कि अगर किसी वस्तु को, जिस प्रकार हम किसी पत्थर को डोरी से बांधकर उसको अपने चारों ओर घुमाते हैं तो हमें एक बल देना पड़ता है। कब देना पड़ता है बल? जब हम उसकी दिशा को चेंज करते हैं। जैसे मैंने किसी पत्थर को हाथ से घुमाया तो वो गोलाकार घुमाने के लिए बार बार उसकी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए एक बल देना पड़ेगा। अगर हम बल नहीं देंगे तो वो चला जाएगा एक सीधी दिशा में, क्योंकि गतिशील वस्तु जो होती है सीधी रेखा में चलने का प्रयास करती है। परंतु फिर हम उसे एक दिशा बदलने के लिए बल देते हैं, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जो बाहर की ओर लगता है।
हमारे हाथ को बाहर की ओर बल लगता है। उस अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल के बराबर होता है और वो उसी विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल से प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल। तो हमने वो देखा बराबर में। फिर हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कक्षा में घूमने के लिए उसे कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और कोणीय संवेग जो होता है वो संवेग इंटू त्रिज्या होती है। रेखीय संवेग इंटू त्रिज्या। रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इंटू रेखीय संवेग दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेखीय संवेग जो होता है उसे mv कहते हैं। मास इंटू वेग ये त्रिज्या mvr बराबर n/h/2π होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करनी किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या दोस्तों मैंने मान लिया ये कोई नाभिक है जिसके यहाँ पे अन्वयिक कक्षा में, मुझे कक्षा की पता नहीं है, अन्वयिक कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन अन्वयिक कक्षा में गति कर रहा है और वो किस वेग से, vn वेग से, क्योंकि अन्वयिक कक्षा है तो vn मान लिया मैंने। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर मैंने ये कहा कि इसकी जो त्रिज्या है, जो ये गोला बना रहा है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी rn। तो यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं कि माना परमाणु का इलेक्ट्रॉन, माना परमाणु का इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा से vn वेग से परिभ्रमण कर रहा है। इस कक्षा की त्रिज्या दोस्तों rn है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमने पीछे देखा था, कोणीय संवेग mvr जो था वो किसके बराबर था दोस्तों। यहाँ पे v की जगह n ले लेते हैं क्योंकि हमने वेग को vn माना है और त्रिज्या को rn माना है। बराबर किसके था, n/2π के, h/2π के पूर्ण गुणज था। हमने ये पीछे क्लियर किया था। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा उम्मीद करूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे vn वेग को इधर रख लूंगा और ये दोनों यहाँ पे गुणा में तो ये भाग में चले जाएंगे। n/2π डॉट, ये गुणा का निशान होता है, डॉट m और rn। क्लियर हो गया दोस्तों। और वहीं हमने देखा था कि अभिकेंद्रीय बल व विद्युत आकर्षण बल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपको याद होगा। हमने देखा तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो mv² r होता है। यहाँ पे n ले लेते हैं। वहीं हमने देखा था विद्युत आकर्षण बल जो होता है वो kZe/r²। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं r को। उससे पहले दोस्तों हम इस v² को v की जगह मान रख देते हैं इस संपूर्ण अभिक्रिया का। तो ये यहाँ पे देखो v² है, यहाँ पे vn है, तो यहाँ पे सारों पर v² करेंगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा सभी पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m, इस v² की जगह n² h²/4π² m² rn²। देखो दोस्तों m का तो m हो जाएगा यहाँ पे, परंतु v² की जगह यहाँ पे ये vn है
तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये बराबर होगा, क्योंकि वी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। तो स्क्वायर करके मैंने सारे मान ये रख दिए। एन स्क्वायर रख दिया, एन का एन स्क्वायर, एच का एच स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर, एम का एम स्क्वायर और आर का आर एन स्क्वायर। तब ये वी एन होगा वो वी स्क्वायर एन के बराबर हो जाएगा। 1 अपॉन ये आर एन और बचा हुआ है, लिख लिया यहाँ पे ये एम लिख लिया। अब इधर बात करते हैं दोस्तों कि जेड ई अपॉन आर स्क्वायर एन, यहाँ से आर स्क्वायर एन से आर स्क्वायर एन चला जाएगा, इस प्रकार दोनों चले गए दोस्तों। पीछे के का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। हमने देखा था नीता के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई, ये ई दोनों आवेश है, ये नाभिक का ये इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ पे बचा है एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर एन 4 पाई और एम स्क्वायर। अब इस एम से एम चला जाएगा, एक एम क्लियर हो गया दोस्तों। 4 पाई स्क्वायर से पाई बच जाएगा, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा। पीछे क्या बचा, यहाँ पे बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर एन पाई और एम। यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पे जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 बचा है। अब हम यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल लेते हैं, इन सारों को इधर भेज देते हैं। तो आर एन बराबर जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 गुणा पाई एम, ये दो ऊपर इधर आ जाएंगे और ये तीनों इधर आ जाएंगे। इससे पहले दोस्तों इनको चेंज कर देते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस आर एन पाई एम को ऊपर आ जाते हैं और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पे एक बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर एन पाई एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0। फिर हम देखते हैं एन जो यहाँ पे रख गया, ये दोनों नीचे आ जाएंगे दोस्तों, पाई एम और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये दोस्तों फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या याद करने के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक से लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को दोस्तों। धन्यवाद।